नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून पहुंच रहे हैं और विजय संकल्प यात्रा के समापन समारोह में कुछ बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री, देश की जनता ने हमको बनाया है, प्रधान सेवक बनाया है, हम मजबूर प्रधान सेवक बनकर नहीं जिंदा रहना चाहते। उन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया कि यदि 6,000 रुपया दिल्ली से चलता है तो 6,000 रुपया आपके खाते में पहुंचता है। मेरे बहनों भाइयों, यह होती है सरकार चलाने की शैली, गवर्नेंस की स्किल इसे बोलते हैं, सरकार चलाने की कुशलता इसे कहते हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनको कि हमारी सरकार ने बहुत ही प्रभावी तरीके से, बहनों भाइयों, इसे लागू किया है। मैं धामी जी के बारे में कह सकता हूं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे विश्वास है। देखिए, 2014 के बाद तो इतना तो स्वीकार करेंगे आप लोग कि लगभग कांग्रेस सारे देश से साफ होती जा रही है। अब कांग्रेस सारे देश से साफ हो रही है, लेकिन आप लोग कभी कभी शरण कांग्रेस को दे देते हैं। कांग्रेस आकर कहीं दुबक कर बैठ जाती है तो उत्तराखंड भाई, इस बार उनको दुबकने मत दीजिए। और हर बार जो टेस्ट करते हैं, इस बार इनको तो उस बार उनको। मैंने कहा, इस सोच से आप बाहर निकलिए। यदि एक बार आपने 2017 में हमको बनाया है तो एक बार 2022 में भी 5 साल का मौका हमको देकर देखिए। मैं यह अपील करने के लिए आया। बातें बहुत सारी हैं और बहुत सारी बातें लोगों ने कही भी हैं कि साहब इस पर भी बोल दीजिए, उस पर भी बोल दीजिए। अभी इतनी बातें हैं कि मैं बोलूंगा तो लोग कहेंगे कि आए तो आश्वासन देके ज्यादा चले गए। लेकिन हमारे यहां की सांसद आदरणीय राजलक्ष्मी जी ने एक बात कही है, सैनिक स्कूल खोला जाना चाहिए। मैं धामी जी से कहूंगा कि अब चुनाव तो समाप्त हो जाने दिए, इतनी जल्दी सैनिक स्कूल खुलेगा नहीं। प्राइवेट संस्था भी यदि कोई सैनिक स्कूल चलाना चाहती है, क्यों भट्टिए, कोई यदि चलाना नहीं चाहता तो उसकी हम मान्यता देंगे। नहीं तो मैं कोशिश करूंगा। देखिए, मैं अभी पूरा वचन नहीं ले रहा हूं, सैनिक स्कूल चलना चाहिए, इससे मैं सहमत हूं। कोई प्राइवेट हो तो सरकारी, उसके लिए जो भी मान्यता, जो भी सारी अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए सरकार के द्वारा, हम देंगे। लेकिन इस सरकारी सैनिक स्कूल खोलना है तो धामी जी एक बार चुनाव हो जाने के बाद सैनिक स्कूल के लिए सरकार की तरफ से भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेज दें, यह मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं। हम निश्चित रूप से उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। और अच्छा, आप मिल लीजिएगा, मिल लीजिए। क्या मामला है तुम्हें मालूम? नहीं, ठीक है। नहीं, ठीक है, हो गई बात। आप आ जाइएगा, मुख्यमंत्री जी मिल लेंगे आपसे। आप आइए। आप तो एकदम बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की टोपी लगाए भाजपा के कार्यकर्ता हैं। हाँ, मुझे मालूम है, मैं जानता हूं। तो बहनों भाइयों, और कोई ज्यादा मुझे बात नहीं कहनी है। मैं जब उत्तराखंड आया तो एयरपोर्ट पर जब रिसीव करने के लिए पुष्कर जी धामी आए थे तो मैंने उनसे पूछा कि भाई, आपके एक हाथ में क्या हो गया? आपने देखा होगा ना, चोट लगी है ना? लगी है कि नहीं धामी जी के हाथ में चोट? तो मुझे याद आ गया, मैंने एक वीडियो देखा था। उस वीडियो में क्रिकेट खेल रहे थे और क्रिकेट खेलते हुए वो चोट लग गई थी। लेकिन देखिए, उसी दिन हमारी इच्छा हुई सचमुच की इनको केवल पुष्कर धामी नहीं कहा जाना चाहिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को, बल्कि नहीं तो धाकड़ धामी कहा जाना चाहिए, जिस तरीके से यह बल्लेबाजी कर रहे हैं।
और चोट के बावजूद भी खोल रहे हैं, चोट के बावजूद भी खेल रहे हैं। और बहनों भाइयों, रनआउट नहीं हुए और बड़ी सधी हुई बल्लेबाजी करते हुए इन्हें मैंने वीडियो में मैंने देखा था बहनों भाइयों, और मैं देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री के रूप में बड़ी सधी हुई बल्लेबाजी पुष्कर धामी कर रहे हैं। तो चलेगा, ये दौड़ेगा। मैं पीछे के लोगों से पूछना चाहता हूं, बहनों भाइयों, आपका समर्थन मिलना चाहिए। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक शीश झुकाकर मैं आपका समर्थन चाहता हूं। हां, इतना मैं यकीन आपको दिलाकर जाना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, आपका मस्तक किसी भी सूरत में झुकने नहीं देंगे, आपका मस्तक किसी भी सूरत में झुकने नहीं देंगे। आपने देखा हमारे जम्मू और कश्मीर में पुलवामा कांड हुआ, उरी कांड हुआ, पाकिस्तान ने आतंकवादियों को भेज दिया और हमारे कुछ सुरक्षा के जवानों की उन्होंने कायरतापूर्ण तरीके से उन्होंने हत्या की। पहले भी होता था, पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे, लेकिन सरकारें चुप्पी साध कर बैठी रहती थी, हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती थी, और हमारे सुरक्षा के जवान उन आतंकवादियों से जम्मू कश्मीर में लड़ते थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया, जिस तरीके की कायराना हरकत पाकिस्तान के आतंकवादियों ने की है, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। और आपने देखा कि हमारे सुरक्षा के सेना के जवानों ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादी ठिकानों को सफाया करने में कामयाबी हासिल की। और इतना ही नहीं, जरूरत पड़ी एयर स्ट्राइक करके भी उनके आतंकवादी ठिकानों का सफाया करने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है। बहनों भाइयों, हमने सारी दुनिया को संदेश दे दिया कि भारत अब कमजोर भारत नहीं है, भारत अब ताकतवर भारत बन चुका है। हम इस पार भी मार सकते हैं, जरूरत पड़ी तो उस पार भी जाकर मार सकते हैं। भारत के अंदर वह ताकत है, भारत के अंदर वह कुव्वत है। और जितने भी पड़ोसी देश हैं, मैं कहना चाहूंगा, सारे पड़ोसी देशों के साथ ही नहीं, सभी देशों के साथ हम अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। और मैं तो कभी भूल ही नहीं सकता, हमारे प्रधानमंत्री जी भी बराबर चर्चा करते हैं। जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं, लेकिन पड़ोसी कभी नहीं बदलता। और आप लोगों को भी कहना चाहता हूं, अपने पड़ोसी के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखिएगा, पड़ोसी से लड़िए मत। जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता। इसलिए आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पाकिस्तान से भी अच्छे रिश्ते बनाने के लिए स्वयं चलकर पाकिस्तान पहुंच गए। लेकिन पता नहीं हमारे उस पड़ोसी को क्या हो गया है कि अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आता। लेकिन इतना मानकर चलिए, बाज तो आना ही पड़ेगा बहनों भाइयों, बाज तो आना ही पड़ेगा। और बराबर जम्मू कश्मीर के सवाल को जिंदा रखना चाहता। अब हम लोगों ने धारा 370 समाप्त कर दी, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था, विशेष दर्जा प्राप्त था। यानी वहां का जो बाहर से कोई गया तो जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता। अन्य भी बहुत सारे ऐसे अधिकार थे जिनसे वंचित था। जो पहले उधर जम्मू के पीओके से आए हुए थे भारत में, उनको नागरिकता तक नहीं मिलती, अनुसूचित वर्ग को आरक्षण नहीं मिलता था, आदिवासियों को आरक्षण नहीं मिलता था, कुछ भी नहीं हुआ, पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं मिलता। हम लोगों ने 1951 में कहा था, जब पंडित श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी थे भारतीय जनता के अध्यक्ष, जिस दिन हमारी सरकार बन जाएगी, जम्मू कश्मीर को जिस धारा 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है, हम उसको चुटकी बजाकर समाप्त कर देंगे। और बहनों भाइयों, देखा हमारी सरकार बनी। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे, वो विजय संकल्प यात्रा के समापन समारोह में संबोधित कर रहे। इस दौरान उन्होंने कई बड़े वादे किए। हालांकि उन्होंने कहा कि समय कम है, लेकिन फिर भी सैनिक स्कूल को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही कि सैनिक स्कूल को लेकर हम भी चाहते हैं कि यहाँ सैनिक स्कूल बने, चूंकि अभी चुनाव का समय नजदीक आ गया है। ऐसे में अगर कोई प्राइवेट संस्थान भी
सैनिक स्कूल खोलना चाहते हैं तो हम सारे जो मान्यता होगा सब कुछ करेंगे। मुख्यमंत्री योगी उसके लिए चुनाव के बाद प्रस्ताव दें। आगे बढ़ते हैं। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर अब बीजेपी के कार्यकर्ता और महिला मोर्चा के नेताओं ने उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया। करीब आधे घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। कांग्रेस का मुख्यालय में पुतला फूका गया और फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सड़कों पर आ गए और बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। दोनों तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी तस्वीरों में देखिए, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, उसके पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुतला फूका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में बीते रोज पंजाब में चूक को लेकर उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय के सामने पुतला दहन किया है। अपनी दाहिनी तरफ मैं कहूँगा अपने कैमरा पर्सन से वो दिखाएं कि बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, पदाधिकारी हैं, राजधानी देहरादून में वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार जो है कांग्रेस का जगह जगह राजधानी देहरादून में पुतला फूका गया है। इस समय मैं कांग्रेस मुख्यालय के चौक पे खड़ा हुआ हूं और आप देख सकते हैं ये तमाम बीजेपी की महिला नेता हैं जो इस विरोध प्रदर्शन में इन्होंने भी शिरकत की है। क्या कुछ कहना है आपका? बहुत ज्यादा शर्मनाक घटना घटी है हमारे मोदी जी के साथ। कांग्रेस को डूब मरना चाहिए। क्या कहना है? मरना चाहिए। हमारे मोदी के साथ गंदी साजिश रची इन लोगों ने। देखिए सजी सजाई साजिश है। चन्नी साहब को पता था कि पीएम आ रहे हैं, आखिर उन्होंने सुरक्षा क्यों नहीं करी? हर स्टेट पे जब पीएम जाते हैं वहाँ के सीएम साथ होते हैं, रिसीव करते हैं, आखिर वो क्यों नहीं गए? क्योंकि उन्हें खतरा था, उनकी रचीवी सब चाल थी, जिसी कारण वो सीएम हमारे जो पीएम साहब गए उनको सीएम रिसीव करने तक नहीं आए। बिल्कुल साफ तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा, ये कांग्रेस का प्रदेश का मुख्यालय है और यहाँ पे देखिए पुलिस ने कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं उनको फिलहाल रोक रखा है क्योंकि कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने कांग्रेस के नेताओं को घेर रखा है क्योंकि इसी जगह पर बीजेपी के जो तमाम पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं के द्वारा कांग्रेस का पुतला दहन किया गया है। कांग्रेस के द्वारा प्रतिक्रिया दी जा रही है। हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कांग्रेस का क्या कुछ कहना है इस विषय को लेकर, क्योंकि लगातार जो है ये मुद्दा जो है गर्माता जा रहा है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस का पुतला फूका है बीजेपी ने? नहीं, निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश मुख्यालय में आकर इस तरह की तोड़फोड़ करेंगे, हमारे प्रदेश मुख्यालय के बाहर आकर मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे तो कांग्रेस पार्टी ने चूड़ियां नहीं पहनी है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। करो तुम और भरो हम, ऐसा नहीं हो सकता। आपके प्रधानमंत्री ने लास्ट मिनट पर जो है यहाँ पर अपना रूट प्लान चेंज किया। केंद्रीय एजेंसियां और गृह मंत्रालय को कटघरे में खड़ा करने के बजाय आप मुख्यमंत्री चन्नी और पंजाब सरकार पे सवाल या निशान खड़े कर रहे। आप सिख समुदाय के हमारे किसान भाइयों के ऊपर सवाल उठा रहे। निश्चित तौर पर शर्मनाक है। बिल्कुल, ये देख सकते हैं कितना पुलिस प्रशासन इस देहरादून के राजपुर रोड पे, चूंकि कांग्रेस का प्रदेश मुख्यालय है, यहाँ पर मौजूद है। भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है और कांग्रेस के ठीक प्रदेश मुख्यालय के सामने यहाँ पर बीजेपी के तमाम नेताओं ने ये पुतला दहन किया है, जिसको लेकर कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी जो हैं आंदोलनरत हैं। कांग्रेस की एक और वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं। प्रतिमा जी, क्या कुछ कहना है? आपके मुख्यालय के सामने बीजेपी ने पुतला दहन कर दिया पीएम मोदी के खिलाफ। पुतला दहन कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह का किया है और रही बात कार्यकर्ता यहाँ तक आ गए क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ मिला हुआ है। आप समझिए, एसपीजी आपकी, होम मिनिस्ट्री आपकी, सब कुछ आपका। आपकी रैली में भीड़ नहीं आ रही है, ये कांग्रेस पार्टी का दोष नहीं है। आपने 7 सालों में जो निकम्मी सरकार चलाई है, आपकी जो असफलताएं है उनका नतीजा है कि भीड़ नहीं आ रही है। और नरेंद्र मोदी जी से मैं कहना चाहती हूँ, क्या हुआ 56 इंच के सीने का? आप अपने ही कार्यकर्ताओं को देख करके बौखला गए तो आप क्या बात करेंगे इंदिरा गांधी जी की शहादत की? आप क्या बात करेंगे राजीव गांधी जी की शहादत की, जो बिना डरे अपने लोगों में कूदने का काम करते थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में हुई चूक को लेकर पंजाब पुलिस के कामकाज पर सवाल खड़े हो रहे हैं और उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री हजारों करोड़ की विकास कार्यों का शिलान्यास करने जा रहे थे, जिसमें पंजाब सरकार बाधक बनी है और जिसकी उत्तराखंड बीजेपी निंदा करती है।
देखिए, पंजाब सरकार की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आज पंजाब के लिए हजारों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी को करना था। वहाँ के पंजाब के लोगों के लिए पंजाब की सरकार यदि विकास में इस प्रकार बाधक बन रही है, निश्चित रूप से पंजाब की सरकार की निंदा होनी चाहिए। और देखिए, लोकतांत्रिक सिस्टम में इस प्रकार की कार्रवाई करना ये किसी के भी लिए इस प्रकार। तो आप देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में चूक, उनकी सुरक्षा में चूक की खबर आई है, सियासत उत्तराखंड की भी गर्म हो गई है। रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोहित, अभी देखिए, अभी ये तो केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई चल रही थी, उत्तराखंड में ये घमासान और अलग ही दिख रहा है। यहाँ पर तो बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई शुरू हो गई इस मामले पे। बिल्कुल अंजनी, जिस तरह से कल ये घटना हुई है उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया इसको लेकर दी है। आज सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के जो प्रदेश मुख्यालय है उसके सामने कांग्रेस का पुतला फूंक दिया। आनन फानन में कांग्रेस के जितने भी बड़े लीडर्स थे और जितने भी कार्यकर्ता थे कांग्रेस मुख्यालय से बाहर निकल आए। पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में दोनों ही पार्टी के नेताओं की तादाद थी। लिहाजा पुलिस प्रशासन ने किसी तरह से भीड़ को मैनेज किया, बीजेपी कार्यकर्ताओं को तितर बितर किया, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को रोक कर रखा। और साफ तौर पर इस पर अब बयानबाजी भी तेज हो गई है। हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कितनी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। कांग्रेस की तरफ से भी लगातार प्रतिक्रियाएं निकल के आ रही हैं। लगातार जो है इसको लेकर जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, चूंकि आगामी 2022 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक साथ विधानसभा चुनाव होने हैं। तो लिहाजा ये मुद्दा जो है गर्माता जा रहा है। अब देखना होगा कि इस मुद्दे का पटाक्षेप कब तक हो पाता है। चलिए रोहित, बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि अब चुनावी राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने अपने तरीके से इसको भुलाने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य निर्वाचन अधिकारी ने अंतिम सूची जारी करते हुए कहा है कि वोट डालने के लिए वोटर कार्ड ही पर्याप्त है, और बल्कि वोटर लिस्ट में नाम भी होना जरूरी होना चाहिए। आयोग ने कहा है कि राज्य में कुल मतदाता केंद्रों की संख्या 11,647 है, जबकि 635 मतदाता केंद्र बनाए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कुछ समय बाद राज्य के सभी मतदाताओं के एग्जिट आंकड़े भी जो है वो सही आंकड़े आ जाएंगे, इसके बाद उसको सामने रखा जाएगा। तो अब निर्वाचन आयोग की तरफ से सारी तैयारियां कर ली गई हैं, और अब जिस तरीके से दिल्ली में भी चुनाव आयोग की बैठक हो रही थी, उसके बाद आगे की तैयारियों को लेकर कब चुनाव का घोषणा किया जाएगा वो होगी, लेकिन उत्तराखंड निर्वाचन आयोग की तरफ से सारी तैयारियां कर ली गई हैं। संजय पुंडीर हमारे साथ बने हुए हैं, वो भी लगातार। संजय, चुनाव आयोग की तरफ से, उत्तराखंड चुनाव आयोग की तरफ से सारी तैयारियां कर ली गई हैं। जब कभी भी अगर चुनाव का ऐलान किया जाएगा तो उत्तराखंड जो निर्वाचन आयोग है वो उसके लिए तैयार है। देखिए, जिस तरीके से सभी राजनीतिक पार्टी चुनाव की तैयारी कर रही है, तो वहीं चुनाव आयोग भी अपनी तैयारी में जुट गया है। हालांकि तमाम निर्देश दिए गए हैं, तमाम चर्चा इस बात पर ही हो रही है कि जो वोट डालेंगे उसमें जो पहली बार वोट डालेंगे उनके लिए क्या नियम लागू होंगे। हालांकि वोटर आईडी कार्ड में नाम होने के साथ साथ लिस्ट में भी नाम होना जरूरी है, ताकि जो वोटर हैं वो अपनी समय से वोट डाल सके। हालांकि जगह जगह जाकर उत्तराखंड के तमाम जनपदों में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव होने हैं, कुछ इस बार जो पहली बार चुनाव देंगे यानी वोट डालेंगे उनको कैसे जागरूक करना है। तो तमाम जनपदों में जो जिला अधिकारी है वो भी कहीं ना कहीं अपनी तैयारी में जुट गए हैं। जी अंजनी। ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे बातचीत के लिए आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देश में देर शाम उत्तराखंड में कैबिनेट की बैठक हुई, और जिसमें मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में 40 से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है, और कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की गई। और साथ ही मंत्रिमंडल की बैठक में रात्रि कोविड कर्फ्यू के समय बदलाव करते हुए 10 से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा है कि राज्य सरकार किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयारियों को पूरी तरीके से नजर बनाए रखे हुए, कोई भी हालात से निपटने के लिए वो पीछे नहीं हटेंगी। धामी सरकार की ये आखिरी कैबिनेट की बैठक थी जिससे बड़ी उम्मीद थी। मैंने आपसे कह दिया जो कुछ मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया मैंने आपको अवगत करा दिया। आज मंत्रिमंडल की बैठक में 40 से ज्यादा बिंदुओं पर चर्चा हुई और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय राजहित में लिए गए, और जिसमें चाहे विकलांग, विधवा,
और वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर के 1500 रुपये करने का निर्णय हो। राज्य के हित को देखते हुए कृषि विभाग के एकीकरण के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति देकर मुख्यमंत्री को अधिकृत करने का मामला रहा हो। इसके अलावा जो तमाम विभागों में जो हमारे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक्ट था, जो हमारा नर्सरी एक्ट बना था, उनकी नियमावली को प्रख्यापित करने का निर्णय रहा हो। चाहे वो टूरिज्म डिपार्टमेंट में जो जिस तरह के जो हमारे फाइनेंशियल हैंडबुक में जो बिल्डिंग लॉज में जो रिलीफ देने का निर्णय हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा होटल और रिसोर्ट इस राज्य में स्थापित हो सके। इस तक और राज्य की बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में स्वास्थ्य नीति के साथ साथ पूर्व सैनिकों को, जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, उनको हर जो उनका पूरा हायरार्की है, सभी समस्त पूर्व सैनिकों को हाउस टैक्स में छूट देने का निर्णय हो। इसके साथ साथ आंदोलनकारियों के लिए जो आरक्षण के प्रश्न जो बिल महामहिम राज्यपाल के पास जो लंबित है, उसके लिए सरकार एक बार फिर महामहिम राज्यपाल से निवेदन करेगी, ताकि उस पर उसको राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद वो एक अधिनियम के रूप में उसको लाया जा सके। ये तो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आज सरकार के द्वारा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मुख्य मार्ग से विश्वविद्यालय के परिसर तक सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा और सीएम ने कहा कि क्षेत्र में हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय का परिसर बनने से क्षेत्र में अनेक फायदे होंगे। सीएम ने कहा कि भारत में लगातार कोविड टीकाकरण का महाअभियान चलाया जा रहा है। राज्य में 15 से 18 साल के लगभग 6,28,000 किशोरों का टीकाकरण एक सप्ताह में पूर्ण किया जाएगा। कि इतनी बड़ी महामारी, दुनिया की महामारी हमारे देश के अंदर चल रही है। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कहीं पर हुआ तो हिंदुस्तान के अंदर हुआ। दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट कहीं हुआ होगा इन दिनों में, इन 1.5 सालों में, पौने 2 सालों में, तो आपके देश हिंदुस्तान में होगा। दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा लोगों को 2 टाइम का अन्न उपलब्ध करवाने का काम किसी देश में हुआ तो हमारे देश में होगा हिंदुस्तान। और पिछले साल भी 2020 में भी अगर पूरी तरह से सबको दिया गया। उसके बाद इस साल भी, इस पूरे साल दिया गया, पिछले साल तक, और इस साल भी मार्च तक प्रत्येक यूनिट के हिसाब से अनाज उपलब्ध करवाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने किया। और उन्हीं का अनुसरण करते हुए हमने भी जो एनएफएसए के जो कार्ड होल्डर है, उन सभी को 10 किलो गेहूं और 10 किलो चावल मुफ्त में देने की अपनी योजना को आगे बढ़ाया। लगातार काम कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं। जब कोरोना की वैक्सीन आई थी, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचा हुआ है। ऐसे में बीजेपी सरकार विजय संकल्प यात्रा के जरिए जनता को अपने 5 साल के विकास कार्यों को गिनाने में जुटी है और जिसको लेकर अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर निशाना साधा। गोदियाल का कहना है कि बीजेपी सरकार ने इन 5 सालों में जनता से किया हुआ एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि आज लाखों लोग अपनी मांग को लेकर सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। रावत जी हों चाहे राज्य की सरकार हो, अगर इन्होंने कुछ किया होता तो ये अपने किए हुए पे वोट मांगते कि भाई हमने ये काम किया, हमें वोट दीजिए। कुछ किया ही नहीं है तो अब कह रहे हैं कि मोदी जी ने क्रिकेट की किट भेजी है और मोदी जी चुनाव लड़ने वाले हैं, मोदी जी का चुनाव का निशान फलाना निशान है और आप इसको वोट दीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि जब कुछ किया ही नहीं है तो तब अपनी इज्जत बचाने के लिए, जमानत बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं किसी का नाम लेकर। अगर कुछ किया होता तो अपनी बात कहते। ये उत्तराखंड के लोग जागरूक हैं, उन्हें पता है ये चुनाव राज्य की सरकार का चुनाव है, ये चुनाव मुख्यमंत्री का चुनाव है, ये प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है, ये मुख्यमंत्री का चुनाव है। और मुख्यमंत्री के चुनाव में जो 5 साल तक इन्होंने इस प्रदेश की जनता को गहरे जख्म दिए हैं, वो जख्म अभी भरे नहीं हैं। तो धन सिंह रावत जी हों चाहे राज्य की सरकार हो, कोई मंत्री हो, सबको यहाँ की जनता जवाब देने के लिए तैयार बैठी। उधर चमोली में बारिश और बर्फबारी के बाद अलग अलग जगहों पर बर्फबारी खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई है और तस्वीरों से प्रकृति की चारों तरफ
अनोखी छटा नजर आ रही है। सफेद चादर में पूरी ये वादियां नजर आ रही हैं। पहाड़ों से लेकर पेड़ पौधे सब बर्फ से ढके हुए हैं। औली, ब्रह्मताल, चौपत, रामड़ी करीब 2 फीट यहाँ बर्फ जमी हुई है और मौसम साफ होने के बाद बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां चांदी की तरह चमक रही हैं।